दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कितने रुपए की आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस ना आए। देखिए इस टॉपिक के ऊपर वीडियो हमने 2-3 साल पहले बनाया था, लेकिन काफ़ी सारे रूल में बदलाव हो गए हैं। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, सवाल आ रहे थे इस टॉपिक के ऊपर एक नया वीडियो बनाओ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट लिमिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट के बारे में। साथ ही साथ और भी काफ़ी सारे पॉइंट, यानी कि बैंक में आप जो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उससे रिलेटेड इनकम टैक्स के क्या रूल होते हैं, क्या प्रोविजन होते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन सारे पॉइंट आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपसे आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम क्या क्या पॉइंट इस वीडियो में कवर करेंगे, आइए जल्दी से एक बार देख लेते हैं। कितने रुपए की आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस ना आए। अगर नोटिस आ जाता है, आप उसका जवाब नहीं देते हैं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, आपको फेस करना पड़ सकता है, उसकी भी बात करेंगे। फिक्स डिपॉजिट पर कितना टैक्स लगता है, यानी कि आप जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता है। जो पैसा आपने जमा करवाया उस पर जो इंटरेस्ट आप कमाते हैं वो आपके लिए इनकम होती है, तो इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट पर जो टैक्स लगता है उसको कैसे बचाया जा सकता है, जो टीडीएस कटता है उसको कैसे बचाया जा सकता है, और जानेंगे टैक्स सेवर एफडी क्या होती है। काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो अगर आपको पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे फॉर्म 15G और 15H क्या होता है, कब भरना होता है, किन किन लोगों को भरना होता है, इसकी भी जानकारी नहीं होती है लोगों को। उसी के साथ बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट पर इनकम टैक्स नोटिस आता क्यों है। जैसे कि अभी आपको बताया, आपका पैसा आप उसको बैंक में जमा करवा रहे हैं, गवर्नमेंट बोलती है, सरकार बोलती है पैसे को घर पे मत रखो, बैंक में जमा करवाओ, और आप अपने पैसे को बैंक में जमा करवाने जाते हैं तो आपको नोटिस आ जाता है। ऐसा क्यों होता है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए कुछ अलग रूल होते हैं, तो उनको किन पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए उसकी भी बात अपन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ही बात कर लेते हैं कितने रुपए की आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि आपको नोटिस ना आए। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट का आप ये सेक्शन देख सकते हैं 114E। इस सेक्शन के अंदर क्लियर बताया गया है। यहाँ पे आप इसके पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे ना, यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कितने रुपए की आप फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इस पॉइंट में आप देखेंगे 1 और मोर टाइम्स डिपॉजिट एग्रीगेटिंग 10 लाख, यानी कि किसी भी बैंक में, कहाँ पे आप जमा करवाएं, बैंक में, बैंकिंग कंपनी, यानी कि सारे बैंक हो गए यहाँ पर, पोस्ट ऑफिस हो चाहे पोस्ट ऑफिस, या फिर नॉन बैंक हो चाहे एनबीएफसी कंपनी हो, आप कहीं पे भी पैसा जमा करवा रहे हैं, सारा मिलाकर अगर वो पैसा 10 लाख रुपए हो जाता है ना, एग्रीगेटिंग 10 लाख रुपीज़, तो वो जो बैंक है, जो पोस्ट ऑफिस है, जो एनबीएफसी कंपनी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है उसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने की। यानी कि आपने गए 10 लाख रुपए ले जाकर आपने अपने सेविंग अकाउंट से एफडी कर दी एसबीआई बैंक के अंदर, लेट्स से आपने 10 लाख रुपए एसबीआई में एफडी करी, तो अब एसबीआई की जिम्मेदारी बनती है ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने की। वैसे तो देखिए आज के टाइम में सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। आपका पैन कार्ड बैंक के पास दिया हुआ है, तो आप भले ही आज के टाइम में 1 लाख रुपए की भी एफडी करेंगे ना, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाती है, क्योंकि पैन कार्ड आपका लिंक है। जब तक आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो जानकारी नहीं जाएगी। लेकिन आप किसी भी बैंक में 50,000 से ज़्यादा पैसा जमा करेंगे, वो बैंक आपसे पैन कार्ड मांग लेगा, तो वो पैन कार्ड आ गया, उसके बाद में आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक सारी जानकारी ट्रैक हो जाएगी। ये रूल पुराना हो चुका है। यहाँ पर क्या था, 10 लाख रुपए की लिमिट थी, तो इसको क्या है, बैंक को जो है वो अलग से इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ती है, लेकिन आज के टाइम में ऑटोमेटिक जो है वो 1 लाख रुपए की भी जानकारी आपकी पहुंच ही जाती है। उसी के साथ आप ये ऊपर वाला पॉइंट देखेंगे, दूसरे नंबर का पॉइंट, इसमें भी एक जानकारी दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए से ज़्यादा की। अब देखिए बैंक के अंदर आप कैश जो जमा करवाते हैं, लेट्स से आप 10 लाख रुपए ले जाकर एसबीआई में चले गए, आपने एसबीआई के अंदर 10 लाख रुपए कैश जमा कर दिए। आज के टाइम में काफ़ी सारे बैंक जो है वो कैश जो है वो डायरेक्ट एफडी में जमा नहीं करते हैं, पहले वो सेविंग अकाउंट में लेते हैं, फिर उसकी एफडी करवाते हैं। तो सेविंग अकाउंट में आपने जमा कराया तो ये वाला रूल हो जाएगा। लेकिन कुछ बैंक आज भी ऐसे हैं जो आपकी जो डायरेक्ट कैश से ही फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। तो आप किसी बैंक में डायरेक्ट 10 लाख रुपए जमा करा के एफडी कराएंगे ना, तो वो जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो बैंक भेजेगा। अब देखिए आपके बैंक ने जो है वो जानकारी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी, तो इसका मतलब क्या आपको इनकम टैक्स नोटिस आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो चेक करते हैं।
अब बैंक ने उसकी जानकारी आपकी दे दी, 10 लाख रुपए आपने जमा कराए। अब वो क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा आपके पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए, क्योंकि आपने अगर पिछले 2-3 सालों से ITR भर रखी है, 3-3 लाख रुपए की आपने पिछले 2-3 साल से ITR भर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको। अगर आपने कोई भी ITR नहीं भर रखी, आपने इस साल भी ITR नहीं भरी, आपने 10 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करवा दी, तो देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस भेज के पूछ सकता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, क्योंकि आपने पिछले एक भी साल में ITR तो भरी नहीं है। अगर आप 2-2, 3-3 लाख रुपए की भी ITR भर रहे हैं 2-3 साल से, उसके बाद में आप डायरेक्ट 10 लाख की FD करवा देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा, पहला नोटिस क्या होता है, आपसे पूछा जाता है भाई आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, आप उसका जस्टिफिकेशन दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या हो सकता है आप उसमें क्लियर बता सकते हैं पिछले 4 सालों में आपने 2.5 लाख रुपए इकट्ठा किया, वो पैसा जमा करा दिया, तो ऐसे हो जाता है, तो इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट जमा करा देते हैं, एक साथ आपने 30 लाख 40 लाख रुपए जमा करा दिए, उसकी FD कर दी, और उससे पहले आपने ITR नहीं भर रखी थी, तो उस केस में आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं इनकम टैक्स नोटिस आने के। अब बात करते हैं, अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है और उसका आप जवाब नहीं देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए पहला जो नोटिस होता है वो क्या होता है, आपसे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है भाई आपने ITR फाइल नहीं कर रखी, आपने इतना पैसा जमा करा दिया, आप अपने तरफ से जवाब दीजिए, आपको मौका दिया जाता है बोलने का। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको नोटिस भेज दिया जाएगा भाई आपके इतने रुपए हुए, इतना टैक्स जमा करा दो, नहीं, पहला नोटिस ऐसा नहीं आता है। नोटिस के ऊपर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट में कितने कितने नोटिस अलग अलग तरह के होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में हम ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए मेनली 2 टाइप के नोटिस होते हैं, एक आपने ITR फाइल कर रखी है, एक आपने ITR फाइल नहीं करी, तो उस केस में क्या होता है आपके ट्रांजैक्शन को देखा जाता है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होती है जिसमें ये अपनी लिमिट काउंट होती है 10 लाख वाली। उसी के अलावा आपने क्या कर रखा है, कैश डिपॉजिट करवा रखा है 10 लाख से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को भी काउंट किया जाता है, तो उस बेसिस पे पैन कार्ड के बेसिस पे नोटिस भेजा जाता है। और दूसरा होता है इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर रखी है, उसमें रैंडम सैंपलिंग की जाती है। अब देखिए करोड़ों लोग ITR फाइल करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि करोड़ों लोगों को नोटिस भेज देंगे, उनमें से कुछ सैंपल चेक किए जाते हैं, उसमें से जिसमें लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उन लोगों को नोटिस भेजा जाता है, उनसे पूछा जाता है, उनके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, उन्होंने जो डिडक्शन वगैरह क्लेम करी है उसके सैंपलिंग के नोटिस भेजकर उनको डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अगर सबका सब कुछ बराबर लगता है उसके बाद में तो ठीक है, उनको बता दिया जाता है भाई आपके सब कुछ डॉक्यूमेंट बराबर थे। लेकिन कुछ लोगों के अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है तो उसके बाद में दूसरा अगेन नोटिस भेजा जाता है, उसमें बनाई जाती है जानकारी कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। आपने तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी दे दी, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, उस पर इतना टैक्स बनता है, इतनी पेनल्टी बनती है, अब इतना पैसा जमा कराओ। उसका भी आप जवाब नहीं देते हैं, फिर आपको सेक्शन 144 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो फाइनल नोटिस इशू किया जाता है, इसके अंदर क्या होता है क्लियर आपको बताया जाता है कि इतना पैसा हुआ, आपको जमा करवाना पड़ेगा, अगर आप जमा नहीं कराते हैं तो आपके अगेंस्ट सर्च वारंट भी इशू किया जा सकता है और उसी के साथ साथ आपको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है इनकम टैक्स नोटिस अगर आप उसका जवाब नहीं देते हैं तो। अब बात कर लेते हैं, देखिए इस टॉपिक के ऊपर हमने एक डिटेल में अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आपको आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट करने पे नोटिस आता क्यों है। देखिए फिक्स डिपॉजिट आपका पैसा है, आप कहीं भी जमा कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है वो पैसा आपके पास आया कहाँ से उसकी जानकारी दे दो हमें। आपने पैसा कमाया, हाँ हो सकता है आपने 2 साल में 5-5 लाख रुपए कमा लिए, आपने 10 लाख रुपए की FD कर दी, लेकिन आपने 2 साल में 5 लाख रुपए कमाए, तो गवर्नमेंट बोलती है आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, आपने फाइल क्यों नहीं करी। अगर आपने फाइल करी है तो आपको नोटिस नहीं आएगा, अगर आ जाता है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो अगर आपने पैसा सेव भी किया है ना तो भी आपको नोटिस आ सकता है, आपको बताना पड़ेगा, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आपने 15 लाख रुपए की FD कर दी, तो आपको बताना पड़ेगा भाई मैं पिछले 6 सालों से जो है वो 2.5 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ, पिछले 6 सालों से मैंने 2.5 लाख रुपए सेव करे हैं, उसके बाद में 15 लाख रुपए एक साथ हो गए मेरे, मैंने इसकी FD कर दी। कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपका आंसर सेटिस्फैक्ट्री मानकर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रखी है, आपके बैंक में दिख रहा है भाई आपके पास हर साल 5-5, 6-6 लाख रुपए से भी ज़्यादा पैसा आ रहा था, तो उस कंडीशन में आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट पर अब बात करते हैं कितना टैक्स लगता है। देखिए फिक्स डिपॉजिट आपने कराई उस पर टैक्स नहीं लगता है, फिक्स डिपॉजिट से जो आप इनकम कमाते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। और टैक्स कितना लगता है, टैक्स लगता है आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो FD के इनकम आपके लिए पूरी टैक्स फ्री होती है। अगर आप 7 लाख रुपए भी कमा रहे हैं आजकल नए टैक्स रूल के अकॉर्डिंग तो आपकी टैक्स फ्री इनकम होने वाली है। अब देखिए लेट्स से आपने 5 लाख रुपए की FD करवा दी किसी बैंक के अंदर, 8% का इंटरेस्ट रेट आपको दिया गया,
तो साल भर का इंटरेस्ट बनेगा यहाँ से आपका 40,000 रुपये का। तो अब देखिए 40,000 रुपये जो है वो आपकी इनकम हो गई। अब ये इनकम कहाँ पे ऐड होगी, आपकी बाकी जो इनकम है, आप सैलरी से पैसा कमा रहे हैं, आप बिजनेस से कर रहे हैं, कहीं से भी आप पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे में जोड़ लिया जाएगा। लेट्स से अपन मानते हैं आपका बिजनेस है, अब वहाँ से 5 लाख रुपए कमा रहे थे, 5 लाख रुपए वो हो गए, 40,000 रुपये एफडी का इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 5,40,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। अब 5,40,000 रुपये आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो आपकी ये इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, यानी कि एफडी का इंटरेस्ट भी आपका टैक्स फ्री हो गया। लेकिन वहीं अगर आपकी ये जो बिजनेस इनकम है ये 5 की जगह 15 लाख रुपए होती तो आपका टोटल इनकम हो जाता 15,40,000, और 15 लाख पे तो आपका टैक्स बनेगा, और वो टैक्स कितना बनेगा, लगभग आपका 20% भी आ सकता है, 30% भी आ सकता है, वो स्लैब के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो आपका यहाँ पर 20% भी आप कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग आपका 8,000 रुपये टैक्स जा सकता है। इसमें से वो टैक्स आपको खुद से देना पड़ेगा। अभी बात करेंगे इसके बारे में भी, टीडीएस कैसे बचाएं। अब देखिए टीडीएस कैसे बचाएं इसकी बात करें तो बैंक में आपने जो पैसा जमा कराया, अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया 5 लाख रुपए वाला, उस पर 8%, वो कितना था, 40,000 रुपये। अब देखिए जिस बैंक में आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा होता है वो बैंक आपका टीडीएस काटेगा। अब बैंक को कैसे पता चलता है, आपने जितने समय की एफडी करवाई वो पहले ही अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है, हर 3 महीने से इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो 40,000 रुपये का जो हर 3 महीने का इंटरेस्ट बनेगा वो लगभग 10,000 रुपये बनेगा। तो आपको हर 10,000 रुपये मिलते रहेंगे हर 3 महीने से। तो बैंक क्या करेगा, इसमें से 10% टीडीएस काट लेगा पहले ही, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपका 40,000 है या फिर उससे ज़्यादा है तो बैंक आपका 1,000 रुपये टीडीएस काट के आपको 9,000 रुपये का ही इंटरेस्ट देगा। अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट का रूल बोलता है आपका इंटरेस्ट एक बैंक के अंदर 40,000 से ज़्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। इससे बचने का एक ऑप्शन होता है, वो भी बात करेंगे। लेकिन इससे बचने का एक और अच्छा ऑप्शन है कि आप बैंक के अंदर 40,000 रुपये से कम इंटरेस्ट रहे उतना ही एफडी कराओ। 5 लाख की जगह आप 4 लाख की एफडी कराओ एक बैंक में, दूसरे बैंक में भी 4 लाख की कराओ, तीसरे बैंक में 4 लाख कराओ। ऐसे करोगे तो आपका क्या होगा, टीडीएस बच जाएगा। उसी के साथ अब बात करते हैं फॉर्म 15G की और फॉर्म 15H की। ये होता है टीडीएस से बचने के लिए। अब देखिए गवर्नमेंट ने ये रूल तो निकाल दिया कि आपकी 40,000 रुपये से ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम है तो आपका टीडीएस काटना जरूरी है बैंक को। लेकिन गवर्नमेंट एक और ऑप्शन देती है, आपकी इनकम जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया था 5 लाख प्लस 40,000 रुपये, आपको जोड़कर कितना हो रहा है, 5,40,000 रुपये आपका इनकम हो रहा था। तो अगर ये इनकम आपकी टैक्स लिमिट से कम है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है, तो बैंक को आप डिक्लेरेशन दे दो। ये फॉर्म 15G और 15H होता है। आप बैंक के अंदर जाएंगे, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, उसको भरना है, उसमें आपको डिक्लेरेशन देनी है कि आपकी टोटल इनकम जो है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपको वो फॉर्म भर देना है। उसमें क्या होगा, बैंक आपका टीडीएस फिर नहीं काटेगा, यानी आपका 40,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है ना, तो 40,000 आपको पूरा दे देगा, उसमें से 1 रुपया भी टीडीएस का बैंक नहीं काटेगा। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं या फिर काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, वो बैंक में एफडी करवा देते हैं, 10 लाख रुपए है उनके पास, उन्होंने एफडी करवा दी, उनका टीडीएस कट रहा है, उनके पास और कोई इनकम सोर्स नहीं है, उनके पास जो पैसा था उन्होंने बैंक में जमा करा दिया। उनको क्या है, बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है 8% पे, इंटरेस्ट बनता है साल का 80,000 रुपये, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है, 8,000 आ ही नहीं रहा है। 8,000 कहाँ जा रहा है, जो बैंक है टीडीएस काट के गवर्नमेंट को यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवा रहा है, उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है 72,000। वो क्या सोच रहे हैं कि बैंक ने उनको 72,000 रुपये ही इंटरेस्ट दिया है, 7.2% का ही इंटरेस्ट है, उनको ऐसे लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट जो है वो आपका टीडीएस काटा जा रहा है, आप अपनी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न साल के एंड में, साल क्या होता है, जो एनुअल फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, यानी कि अप्रैल से मार्च तक का आपका जो 8,000 टीडीएस कटा है ना, उसको आप वापस ले सकते हो मार्च के बाद में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। तो काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, वो अपना सोचते हैं कि गवर्नमेंट के पास टैक्स चला गया, 10% टैक्स लगता है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मिलता ही 72,000 है, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके वो रिफंड क्लेम कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी इनकम देखिए 72,000 रुपये, उसके अलावा और कहीं भी इनकम है, टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा जा रही है,
न्यू टैक्स रिजाइम की बात करें तो 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा जा रही है तो ही आपके ऊपर टैक्स लगेगा, वरना टैक्स नहीं लगेगा, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और उससे बचना है तो फॉर्म 15G भर के जमा करवा दो। सीनियर सिटीजन के लिए यही फॉर्म 15H होता है, यही 40,000 वाली लिमिट 50,000 की हो जाती है। सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म 15H हो जाता है, यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो TDS कटेगा, अगर इंटरेस्ट इनकम 50,000 रुपये से कम है तो TDS नहीं कटेगा। और बैंक के अंदर सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दो ऑप्शन होते हैं, आप फॉर्म जमा करवा दें या फिर आप अलग अलग बैंक के अंदर उतना ही पैसा जमा कराएं जहां से आपको 40,000 या 50,000 से कम ही इंटरेस्ट देखने को मिले। वहीं बात करें टैक्स सेवर FD क्या होती है, तो देखिए जो जनरल FD होती है बैंक के अंदर, उसके कंपैरिजन में टैक्स सेवर FD में आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है। आप किसी भी बैंक के 5 साल की FD का इंटरेस्ट रेट देखेंगे ना, वो आपको अलग मिलेगा, और टैक्स सेवर FD का इंटरेस्ट रेट हो सकता है अलग हो, लेकिन जो टैक्स सेवर FD होती है वो 5 साल की ही होती है। बैंक के अंदर आप 5 साल की टैक्स सेवर FD करवा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके PF वगैरह डिडक्शन होते होंगे। अगर आप एक बिजनेस प्रोफेशन में काम करते हैं ना, आपका कोई बिजनेस है या फिर आप एक प्रोफेशनल सर्विस वगैरह देते हैं, तो उस कंडीशन में, छोटा बिजनेस है आपका, तो उस कंडीशन में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में न्यू टैक्स रिजाइम आ चुका है, तो वहाँ पर क्या है, आपको इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिक्स डिपॉजिट करवाने से पहले। तो देखिए, जो हमने स्टार्टिंग में आपको वो रूल बताया था 10 लाख रुपए की लिमिट जो है उसका आपको सेक्शन बताया था, उसी के साथ में जो अभी अपन ने बात करी 40,000 रुपये की TDS वाली लिमिट और 50,000 रुपये की TDS वाली लिमिट जो सीनियर सिटीजन के लिए था, ये सेक्शन 192 होता है लगभग, वो जो है TDS का सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। उसी के अलावा एक और सेक्शन होता है सेक्शन 80 TTB, ये जो होता है ये केवल और केवल सीनियर सिटीजन का सेक्शन होता है। TTA होता है जनरल सिटीजन का, लेकिन उसकी बात इस वीडियो में नहीं करेंगे। ये जो सेक्शन होता है इसके अंदर आपको 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाती है आपके इंटरेस्ट में से। वो इंटरेस्ट कहाँ से हो सकता है, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे FD हो या कोई और डिपॉजिट हो, वहाँ से जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी एडिशनल। जनरल सिटीजन को ये डिडक्शन नहीं मिलती है। और ये 50,000 जो लिमिट थी ये थी TDS की, इसका सेक्शन अलग है, इसका सेक्शन अलग है। अब देखिए, इसको अपन एक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने किसी बैंक में 10 लाख रुपए की FD करवा दी सीनियर सिटीजन ने, 8% के इंटरेस्ट रेट पे अपन ने कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कंपाउंडिंग किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पे, तो 8% का जो इंटरेस्ट है वो 80,000 नहीं आएगा, लगभग 81,500 रुपये आएगा। लेकिन अपन क्या है, एक बार एवरेज कैलकुलेशन के लिए अपन 80,000 मान लेते हैं। 80,000 रुपये आपका एनुअल इंटरेस्ट बनता है। अब यहाँ से क्या होगा, TDS आपका कटेगा, जैसा कि ये लिमिट है 50,000 से ज़्यादा, तो आपको TDS से बचना है तो फॉर्म 15H भर के बैंक में जमा करवा देना है, तो आपका TDS नहीं कटेगा। उसके अलावा जो सेक्शन 80 TTB है ना, इसके तहत आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी इस अमाउंट में से। ओल्ड टैक्स रिजिम में ही केवल ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो आपकी इनकम ही 30,000 रुपये मानी जाएगी और इस 30,000 रुपये के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो भी कब देना पड़ेगा, अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हैं तो ये सेक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो डिडक्शंस वगैरह है वो न्यू टैक्स रिजीम में से हटा दी गई है। तो उम्मीद करते हैं सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह जाता है कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का जवाब आपको ज़रूर से मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, हमसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अपनी सर्विस बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।